हमारे घर के पास एक 60 साल का बुढ़ा अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी लगभग 25 साल की होगी तो छोटी बेटी लगभग 13-14 साल की होगी। ये लोग कुछ ही दिन पहले हमारे मोहल्ले में किराए पर रहने आए थे। उन लोगों को देखकर लगता था कि जैसे बहुत ही गरीब लोग हैं। उस बूढ़े बाबा की पत्नी नहीं थी, उसकी मौत हो चुकी थी। उसका कोई बेटा भी नहीं था, सिर्फ दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत थी, जो भी उसे देखता अपनी आंखें झपकना भूल जाता था। उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जो भी उसकी लड़की का रिश्ता मांगने उसके घर जाता तो वह उन लोगों को धक्के मारकर घर से निकाल देता था और वह अपनी बेटियों को लेकर बहुत ही सावधान रहा करता था। आज तक उसकी बेटियों को किसी ने दरवाजे पर भी खड़ा नहीं देखा था। वह हमेशा अपने घर का दरवाजा बंद करके रखता था। स्कूल कॉलेज के अलावा वह अपनी बेटियों को कहीं नहीं भेजता था। एक बार मेरी नज़र उसकी बड़ी बेटी पर पड़ी थी तो वह मुझे बहुत ही चुप चुप और उदास लगी थी। मेरा दिल करता कि मैं उस लड़की से बात करूं, उससे दोस्ती करूं। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे लगता है कि मुझे पड़ोस वाली सुमन से बात करनी चाहिए। उसका बूढ़ा बाप उसे घर में कैद करके रखता है। वह बेचारी कितनी उदास रहती है। अगर मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँगी तो कम से कम उसकी तन्हाई तो कुछ हद तक कम हो जाएगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे डांट दिया। कहने लगी, खबरदार, जो तुम उसके घर गई और उससे दोस्ती की तो ये लोग मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। कुछ लोगों ने इसकी बेटी का रिश्ता मांगा तो इसने उन्हें घर से निकाल दिया। किसी को भी अपने घर आने नहीं देता। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मम्मी की बातें सुनकर मैं भी थोड़ा डर गई थी। मैंने आस पड़ोस में भी सुन रखा था कि ये लोग बहुत ही अजीब हैं। पड़ोस वाली आंटी तो कहने लगी कि मुझे तो लगता है कि इन दोनों का बाप बेटी का रिश्ता ही नहीं है, इन दोनों का रिश्ता कुछ और ही है। नहीं तो खुद ही सोचो, कोई बाप अपनी जवान बेटी को इस तरह कैद करके क्यों रखेगा। हालांकि छोटी बेटी तो हर जगह आती जाती रहती है, बस बड़ी बेटी को ही कैद करके रखता है। आंटी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। आंटी फिर हाथ हवा में लहराते हुए कहने लगी, अरे बेटा, जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। मैं तो कहती हूँ तुम भी इन लोगों से दूर ही रहना। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, कुछ कह नहीं सकते, सगे रिश्तों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आंटी की बातें सुनकर अब मेरी उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहती थी, उनसे मेलजोल बढ़ाना चाहती थी, जिससे कि मैं पता लगा सकूं कि आखिर सुमन इतनी उदास और घर के अंदर बंद होकर क्यों रहती है। एक दिन मैं सुमन के घर के सामने से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से वहीं पर रुक गई और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी तो अंदर से किसी लड़की की जोरों से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने बिना सोचे समझे जल्दी से गेट पर दस्तक दे दी। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ा बाबा दरवाज़ा खोलने आया था। मुझे देखते ही गुस्से से बोला, क्या बात है लड़की, क्या चाहिए तुम्हें। मैं पहले तो थोड़ा घबरा गई, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, अंकल, आपके घर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे लगा कि कहीं आप लोगों को मदद की ज़रूरत तो नहीं। तो उन बाबा ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहने लगे कि लड़की, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है और अच्छा होगा कि तुम हमारे घरेलू मामलों से दूर ही रहो, हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर बूढ़े बाबा ने मेरे मुँह पर ही खटक से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बहुत ही गुस्सा आया और हैरत भी हुई कि कैसा बदतमीज इंसान है। आखिर मैं उससे कुछ लेने तो नहीं गई थी, बस उसकी मदद करने ही तो गई थी। मैं घर वापस आ गई और अपनी माँ को ये सारी बातें बताई तो मेरी माँ उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगी। कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही समझा रखा था कि उन लोगों से दूर रहना, फिर भी तुम्हारे दिमाग में बात नहीं जाती है। आने दो तुम्हारे पापा को, तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ कि बेकार की हमदर्दियाँ बटोरने की तुम्हारी बेटी की बहुत ही गलत आदत है। इसको छुड़ाओ, नहीं तो हम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और अपने कमरे में चली आई। लेकिन मम्मी की इतनी नसीहतों के बाद भी मेरे ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ था। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि मैं सुमन से दोस्ती करके रहूंगी और उसके घर भी क्या हालात हैं वह जानकर ही रहूंगी। क्या पता मैं उसकी कुछ ना कुछ मदद कर सकूं।
उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली सिद्धि के घर गई हुई थी। उसका घर उसी मोहल्ले में था। मैंने सिद्धि से कहा चलो ऊपर छत पर चलते हैं। सिद्धि और मैं ऊपर छत पर आ गए। सुमन और सिद्धि का घर आपस में जुड़ा हुआ था। सिद्धि की छत से सुमन का आंगन साफ दिखाई देता था और ये देखकर मैं एकदम से खुश हो गई। मेरे चेहरे पर खुशी देखकर सिद्धि मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगी। सिद्धि बोली तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? फिर मैंने सिद्धि को सारी बात बता दी। मैंने कहा कि अब मैं सुमन से दोस्ती कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर सिद्धि ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। कहने लगी पागल लड़की, इस मामले से दूर रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा कि इसमें अजीब क्या है, मैं तो बस सुमन से दोस्ती करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। तुमने ध्यान नहीं दिया वह कितना उदास रहती है, हर समय उसकी आंखें लाल रहती हैं जैसे वह रोती रहती हो। सिद्धि कहने लगी वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। पागल लड़की, क्या पता वे दोनों बाप बेटी ना हो, पति पत्नी हो, और वह इसलिए अपनी पत्नी को लोगों से छुपा कर रखता हो जिससे कि लोग उस पर उंगली ना उठा सके कि उसकी पत्नी कितनी कम उम्र की लड़की है, बिल्कुल उसकी बेटी लगती है और वह उसका बाप लगता है, इसलिए वह सुमन को किसी से मिलने जुलने नहीं देता है। सिद्धि की बात सुनकर मुझे कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी। मैंने कहा कि नहीं सिद्धि, मैंने उस लड़की को जोर जोर से एक बार रोते हुए सुना था। मुझे लगता है जरूर ये लड़की किसी परेशानी में है, हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं इसको इतना उदास नहीं देख सकती। सिद्धि मुझे समझाने लगी कि देखो अगर हम इस मामले से दूर ही रहें वही ज़्यादा अच्छा है, ऐसा ना हो हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। अभी मैं और सिद्धि ये बातें कर ही रहे थे कि सुमन मुझे अपने आंगन में नजर आई। मैं जल्दी से सिद्धि को इशारा किया कि देखो सुमन अपने आंगन में कुछ काम कर रही है, यही अच्छा मौका है, हम उससे बात कर सकते हैं। सिद्धि पहले तो मुझे समझाने लगी, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो सिद्धि गुस्से से पैर पटकते हुए ये कहकर चली गई कि तुम ही उससे बात करो, मुझे उस सनकी बुड्ढे से अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। सिद्धि के जाने के बाद मैंने सुमन को इशारा किया। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसे लगा कि मैं उससे कुछ बात करने वाली हूँ तो वह जल्दी से अंदर की तरफ जाने लगी। मैं बोली सुमन, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। कुछ सोचकर सुमन ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर आ गई। वो मेरे पास आई तो मैंने उसे हेलो किया। मेरी हेलो का जवाब देकर उसने पूछा कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा कि तुम मुझे बहुत ही दुखी लगती हो, तुम्हारी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि तुम हमेशा रोती रहती हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने बहुत ही दुख भरे शब्दों में कहा, मेरी मदद करके क्यों तुम खुद को परेशान कर रही हो? मैंने हैरत से सुमन को देखा। मैंने कहा कि किसी की मदद करके कोई परेशान नहीं होता, बल्कि उसे अंदर से बहुत खुशी मिलती है कि उसने किसी मजबूर की मदद की है, और भगवान भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। मैं तुम्हारी मदद करके कोई परेशान नहीं होने वाली। तुम चाहो तो मुझसे हर तरह की बात शेयर कर सकती हो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं किसी भी घर के इंसान को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर सुमन हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर बोली, मैं बहुत ही बदकिस्मत लड़की हूँ। कभी कभी लगता है कि पापा ने मुझे घर में कैद करके मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि पापा ने मुझे घर में कैद करके बहुत अच्छा किया है। मैं इसी के काबिल हूँ, मेरी यही सज़ा होनी चाहिए। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मुझे जीने का भी अधिकार नहीं है। सुमन की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। सुमन तो पहले ही भिजा रही थी, पर उसके पास समय बहुत कम था। उसका सनकी बाप किसी भी समय आ सकता था। तभी मुझे सिद्धि की आवाज़ कानों में सुनाई दी। वह मुझे बुला रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी आई है, जल्दी से नीचे आ जाओ। मैं जल्दी से सुमन को बाय बोलकर नीचे आ गई और मम्मी के साथ घर वापस चली गई। घर आकर भी मैं यही सोच रही थी कि आखिर सुमन से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो वह खुद से ही नाराज़ है। मैंने सोचा कि मुझे सुमन के घर जाकर ही उससे बात करनी चाहिए। जब उसका बाप घर पर नहीं होगा तभी मैं सिद्धि के घर से होती हुई उसके घर चली जाया करूँगी। अगले दिन मैं फिर सिद्धि के घर गई। मैंने छत पर जाकर देखा तो सुमन आंगन में चारपाई डालकर बैठी हुई थी, लेकिन आज भी वह रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ ऊपर छत तक आ रही थी। वह अपना पेट पकड़े बैठी हुई थी और ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से उसे आवाज़ दी। उसने मेरी तरफ देखा और इशारे से कहा कि वह ऊपर छत पर नहीं आ सकती, अगर तुम चाहो तो नीचे मेरे पास आ जाओ। मैं जल्दी से छत से होती हुई उसके पास आ गई। वह अभी अपना पेट पकड़े बैठी हुई थी। मैंने उसे कहा, सुमन तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? मेरी बात सुनकर उसके मुँह से बस मुश्किल से शब्द निकले थे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी।
उसने कहा कि हाँ, मेरे पेट में इस समय बहुत दर्द है और ये दर्द अब मेरी जान ले लेगा। उसके दुख भरे शब्द सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उसे तसल्ली दी। मैंने कहा, सुमन, दुनिया में हर दर्द का इलाज है। तुम मेरे ऊपर विश्वास करके तो देखो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। यूं अकेले घुट घुट कर जीने से कोई फायदा नहीं। मेरी बात सुनकर सुमन रोते हुए बोली कि तुम मेरे लिए सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना कि वह मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है। मैंने अपने पापा का विश्वास तोड़ा दिया है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने कौन सा जुर्म किया है तो वह जीते जी मर जाएंगे। मेरे पापा बहुत ही सदाचारी इंसान हैं। आज तक उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ऐसे नेक इंसान दुनिया में कम ही मिलते हैं। वे हम दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हम पर बहुत ही गर्व है। लेकिन मेरी जैसी बदकिस्मत बेटी भगवान किसी को ना दे। तुम बस भगवान से प्रार्थना करना कि वह मुझे माफ़ कर दे और मेरे पापा को ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे कि वह अपनी ज़िंदगी के बीते दुखों को भूल जाए। मेरे पापा ने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं। अब तक उसके पेट का दर्द कुछ कम हो चुका था क्योंकि मेरे आने से कुछ ही देर पहले उसने दवा खाई हुई थी जिसका असर अब हो चुका था। अब वह थोड़ी ठीक लग रही थी। वह मुझे अंदर कमरे में लेकर चली आई। मुझे कुछ डर भी लग रहा था कि कहीं उसका सनकी बाप ना आ जाए या फिर मेरी माँ को पता चल गया कि मैं यहाँ सुमन के घर आई हूँ तो वह पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगी। सुमन का कमरा देखकर मैं दंग रह गई थी। उसकी अलमारी में बहुत ही महंगे महंगे कपड़े लटक रहे थे। जूते चप्पलों की भरमार थी। इतने महंगे महंगे सैंडल मैंने आज तक नहीं देखे थे। वे लोग देखने में तो बहुत ही गरीब लगते थे, लेकिन सुमन की जब अलमारी खुली और मेरे सामने सुमन का जब सामान आया तो मैं दंग रह गई थी। सुमन तो हमेशा पुराने से कपड़े पहनती थी। वह हमेशा बहुत ही सिंपल से सादा कपड़ों में रहती थी। मैंने सुमन से कहा, जब तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर और महंगे कपड़े हैं तो तुम ये पुराने से कपड़े क्यों पहने रखती हो? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा दुख उभर आया था और कुछ ही देर में उसकी हिचकियाँ आने लगी थी। वो रोते हुए कहने लगी, इन कपड़ों को पहनकर मुझे खुद से नफरत होती है, दहशत होती है। मुझे ये कपड़े कांटों की तरह चुभते हैं, इसलिए मैं ये कपड़े नहीं पहनती। तुम चाहो तो इनमें से कुछ सामान ले जा सकती हो, ये तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। मैं सुमन का सामान लेकर नहीं आना चाहती थी, लेकिन जब उसने बहुत जिद की तो मैंने एक सूट उठा लिया। फिर सुमन बोली, तुम इसे ज़रूर पहनना, यह तुम पर बहुत अच्छा लगेगा और जब मैं मर जाऊं तो मुझे आखिरी बार देखने जरूर आना। सुमन की बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, चुप करो सुमन, ऐसी उदासी भरी बातें मत करो। अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है और तुम अभी से ऐसी बातें लेकर बैठ गई हो। तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या को दूर करने की कोशिश करूँगी। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान सारा समय एक जैसा नहीं रखता। अगर भगवान ने दुख दिया है तो वह सुख भी जरूर देगा। बस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। मेरी बात सुनकर सुमन खामोशी से नीचे फर्श को घूरती रही। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर थोड़ी देर बाद उठी और अलमारी को खोलकर उसमें से एक काले रंग की डायरी निकाली और बड़े से थैले में डालकर उसने मुझे वह डायरी थमा दी और बोली, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो ये डायरी तुम मेरे पापा को दे देना। मुझे सुमन की बातें बहुत ही ज़्यादा हैरानी में डाल रही थी, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम था। मैं उससे और ज़्यादा बातें नहीं कर सकती थी। तभी बाहर ही दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई। मैंने जल्दी से सामान उठाया और ऊपर छत से होती हुई सिद्धि की छत पर आ गई। मैं बहुत ही उत्सुकता से उस डायरी को देख रही थी। पता नहीं उस डायरी में ऐसा क्या था जो सुमन ऐसी बातें कर रही थी। भला सुमन के न रहने पर ही ये डायरी उसके पापा को क्यों मिलनी चाहिए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे सुमन को लेकर डर लग रहा था, कहीं सुमन की जान को खतरा तो नहीं है। मैं घर आई तो मेरी माँ ने मेरे हाथों में इतना महंगा सूट देखा तो हैरानी से पूछा, नैना, इतना महंगा सूट कहाँ से ले आई हो? तुम तो घर से पैसे लेकर भी नहीं गई थी जो बाहर से खरीद कर ले आई हो। मैं अपनी माँ से कुछ भी छुपा नहीं सकती थी। वैसे भी आज तक मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाया था, इसलिए मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी, बस डायरी वाली बात छुपा ली। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने अपना सिर पीट लिया और गुस्से से बोली, नैना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम उस लड़की से दूर रहो, लेकिन तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? और आज तो तुम उसके घर तक पहुँच गई और उसने तुम्हें गिफ्ट भी दे दिया। और उस लड़की की बातें कितनी अजीब हैं। भगवान ना करे कि कल को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? अगर तुम उनके किसी भी मामले में फंस गई तो हम तो कहीं के ना रहेंगे।
वह लड़की कितनी दुख भरी बातें करती है। उसे अपनी ज़िंदगी से कोई मोह नहीं है। उस लड़की की बातें सुनकर मेरा दिल घबरा रहा है। खबरदार जो कल से तुम उसके घर गई। मम्मी की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं मम्मी को समझाने लगी, मम्मी आप कितनी खुदगर्ज है। वह लड़की किसी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए और आप हैं कि मुझे उससे मिलने देना नहीं चाहती। अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगी तो उसकी मदद करने मोहल्ले में कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर उस लड़की को कल कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मेरी माँ ने मुझ पर बहुत ही सख्ती से पाबंदी लगा दी और मुझे उसके घर जाने से मना कर दिया। अब मैं बहुत पछताई कि मुझे मम्मी को बताना ही नहीं चाहिए था। कम से कम मैं सुमन से मिल तो सकती थी और ये जान सकती थी कि सुमन को क्या परेशानी है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए थे और फिर मुझे वह खबर मिल ही गई जिसकी मुझे आशंका थी। सुमन के पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा था और इसी तेज़ दर्द के चलते उसकी मौत हो गई थी। लेकिन ये बात सिर्फ मैं जानती थी कि सुमन की मौत का जिम्मेदार उसके पेट का दर्द था। मोहल्ले वाले अजीब अजीब बातें बना रहे थे कि भला जवान लड़की इस तरह अचानक बिना किसी वजह के कैसे मर सकती है। ज़रूर उसकी मौत के पीछे उसका बूढ़ा बाप है। लेकिन मैंने अपने होठ सिल लिए थे। मैंने किसी को सुमन के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन सुमन के जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी लड़की थी। लेकिन पता नहीं उसे ऐसा कौन सा रोग लग गया जिसने उसकी जान को लेकर ही छोड़ा। सुमन की छोटी बहन और उसके बूढ़े पापा का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग सुमन के बाप को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि सुमन का बाप बेकसूर है, क्योंकि सुमन ने मुझे बताया था कि उसके पापा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगर सुमन के पापा उसे परेशान करते होते तो वह मुझे अपने पापा के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर बताती। लेकिन मोहल्ले वाले यही समझते थे कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। सुमन की मौत के पीछे उसका बूढ़ा बाप जिम्मेदार है। यही सब सोचते हुए सारे मोहल्ले वाले उस बूढ़े बाबा के घर इकट्ठे हो गए और उससे पूछताछ करने लगे। मेरे पापा भी गए थे। मेरे पापा ने पूछा, तुम्हारी बेटी जवान थी, शादी के लायक थी, फिर तुमने उसकी शादी क्यों नहीं की? चारों तरफ से बूढ़े बाबा पर सवालों की बौछार हो रही थी। लेकिन वह बेचारा चारों कथा रो रहा था कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी को क्या हुआ था, उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। शादी के लिए वह खुद ही मना करती थी, इसलिए मैंने उसकी शादी नहीं की थी। जब इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मेरी बेटी के लिए आते थे और वह उन्हें मना कर देती थी तो मैं अपनी बेटी का सारा गुस्सा रिश्ता लाने वालों पर निकाल देता था। क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, मैं उससे कुछ कह नहीं सकता था। जब सुमन के पापा बार बार कहने लगे कि अपनी बेटी का मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तो सब मोहल्ले वालों ने तय किया कि पुलिस को खबर देनी चाहिए और फिर पुलिस को खबर ही गई। सुमन के पापा ने सब मोहल्ले वालों के हाथ जोड़े कि मेरी बेटी की मौत नेचुरल थी, उसकी मौत के पीछे किसी का हाथ नहीं था। पुलिस आएगी तो मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होगा। पर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। अगर आप लोग कहें तो मैं पुलिस के पास जाने को तैयार हूँ और आप जैसा कहेंगे मैं पुलिस में जाकर कह दूँगा। लेकिन मेरी बेटी को कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत घसीटो। अब तो वह इस दुनिया में भी नहीं है, उसे चैन की मौत तो मर जाने दो। लेकिन मोहल्ले वालों ने सुमन के पापा को समझाया कि जब तक आपकी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं होगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई है। हो सकता है आप अपनी बेटी के मौत के जिम्मेदार ना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और हो। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि सुमन की मौत कैसे हुई थी, जिससे कि आपकी बेटी को इंसाफ मिल सकेगा। लेकिन सुमन के पापा बार बार मना करते रहे और उनके बार बार मना करने पर मोहल्ले वालों को और भी ज़्यादा शक हो गया कि हो ना हो सुमन की मौत का जिम्मेदार खुद उसका बाप है। खैर, सुमन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, भगवान ही जाने। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद सुमन के पिता बहुत ही शांत थे। अब उनके आंसू थम चुके थे। पुलिस वालों ने सुमन के पिता को बेकसूर ठहराकर उसे छोड़ दिया था। सुमन के पिता ने बहुत ही शांति मन से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार किया। मोहल्ले वाले हैरान थे कि आखिर पोस्टमार्टम में ऐसा क्या आया जो सुमन के पिता इतने शांत हो गए थे और अब वह अपनी बेटी का मातम भी नहीं मना रहे थे। पुलिस वालों ने भी उसे निर्दोष साबित कर दिया था।
लेकिन मैं बहुत बेचैन थी। मैं जानना चाहती थी कि सुमन की मौत कैसे हुई थी। मेरा दिल कहता कि खुद जाकर सुमन के पापा से पूछ कर आऊँ, लेकिन उधर जाने के लिए मेरी मम्मी ने सख्ती से मना कर दिया था। इसलिए मन मार कर बैठी रही और फिर अचानक ही सुमन के पापा से बात करने का बहाना मिल गया। सुमन की दी गई मुझे वह काले रंग की डायरी याद आ गई, जिसके लिए सुमन ने कहा था कि मेरे मरने के बाद ये डायरी मेरे पापा को दे देना। मैंने जल्दी से वह डायरी ली और सुमन के घर की तरफ चल दी। एक पल को ख्याल आया कि क्यों ना ये डायरी खोलकर पढ़ लूं। जरूर इसमें सुमन की मौत का राज छुपा होगा, लेकिन मुझे ये डायरी उसके पापा को देनी चाहिए। मैं जैसे ही सुमन के घर में पहुंची तो वहां गेट पर बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि सुमन के पापा तो यहाँ पर किराए पर रहते थे। वो अपना सामान लेकर यहाँ से चले गए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर उन्होंने अपना मकान ले लिया है और खुद का कारोबार शुरू कर लिया है और अपनी छोटी बेटी का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में कर दिया है। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। जो लोग कल तक इतने गरीब थे कि उन्होंने इस गरीब मोहल्ले में किराए पर मकान लिया हुआ था, आज वह बेटी के मरने के बाद इतना अमीर कैसे हो गए। मैं अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि डायरी खोलकर पढ़ लूं या नहीं पढ़ूं। वह काले रंग की डायरी मेरे सामने पड़ी हुई थी और फिर मैंने फैसला कर ही लिया कि मुझे ये डायरी खोलकर पढ़ लेनी चाहिए। जब सुमन के पापा मुझे कभी मिलेंगे तो ये डायरी मैं उन्हें वापस कर दूंगी। और फिर जैसे ही मैंने डायरी पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे मेरे होश उड़ते चले गए थे। डायरी में बहुत ही अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थी। डायरी में लिखा हुआ था, पापा मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है। जो पाप मुझसे हुआ है उसके बाद मैं आपके सामने सर उठाने के काबिल भी नहीं रही हूँ। पापा, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, कमी तो मेरे अंदर थी, जो मैंने आपकी परवरिश को दागदार बना दिया। माँ के मरने के बाद आपने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, लेकिन मैं ही रास्ते से भटक गई थी। कॉलेज में मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। उसका नाम सतीश था। सतीश बहुत ही अमीर था, पूरे कॉलेज की जान था। लड़कियां उसके पीछे दीवानी थी, लेकिन वह मेरे पीछे आया था और मैं भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। उसकी बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा बंगला और पैसे की चमक ने मुझे अंधा बना दिया। मुझे लगा कि वह मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मैं उसके बड़े से बंगले में रानी बन के रहूँगी, लेकिन वह तो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मुझे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। मैं सतीश को अपना मसीहा समझती थी, लेकिन वह तो मसीहा नहीं बल्कि इंसान के रूप में छुपा एक भेड़िया था। मुझे अपने बड़े से बंगले में ये कहकर ले गया था कि शादी से पहले अपने घर को देख लो, जिस घर में मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मैं भी खुशी खुशी उसके पीछे चली गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ मुझे अपना बंगला दिखाने नहीं, मुझे वहाँ की रानी बनाने नहीं, बल्कि वह मेरी इज्जत को रौंदने के लिए लेकर गया था। जिस समय मैं उसके बंगले पर पहुंची थी, पूरा बंगला सुनसान था। वह भूखे भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा था। मेरी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। और जब वह अपने इरादों में कामयाब हो गया तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि जैसे उसने कोई किला फतेह कर लिया है। शर्ट के बटन लगाते हुए बोला था कि पूरा कॉलेज तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि मैं इस फूल का रस चूस कर रहूँगा, और आज मैंने वह कर दिखाया है। फिर उसके बाद उसने मेरी तरफ एक हीरो की चैन फेंकी थी, ये कहकर कि ये तुम्हारी कीमत है, तुम चाहो तो आगे भी मुझे खुश कर सकती हो। मैं ऐसे ही कीमती उपहार तुम्हें भेंट करता रहूँगा। मैंने कहीं पर सुना था कि हीरा चाटने से मौत हो जाती है। मैं अपनी किस्मत पर खून के आंसू रो रही थी। जब मेरे पास मेरी अपनी इज्जत ही नहीं बची थी तो फिर जीने का क्या मतलब था। मैंने वह हीरे की चैन पूरी की पूरी निगल ली। वह मेरे हलक के नीचे से कैसे उतरी मैं नहीं जानती। उस समय मुझे कुछ होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद सतीश ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया था, लेकिन सतीश के बंगले पर बीते वह कुछ पल मेरी जिंदगी में बोझ बनकर रह गए थे। मैं उन पलों को भूल नहीं पा रही थी। मेरे पेट में अब तेज दर्द रहने लगा था, लेकिन मैं ये तकलीफ अकेले ही झेलती रही। मैंने अपने पापा को कुछ नहीं बताया। पापा मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर जाते, लेकिन मैं डॉक्टर को भी कुछ नहीं बताती थी। मैं धीरे धीरे मौत की तरफ जा रही थी, लेकिन पापा के सामने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करती थी। पापा चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मैं शादी करके अब किसी का घर बर्बाद करना नहीं चाहती थी। मेरे पेट में हीरे की एक चैन है,
उस चैन को बेचकर छोटी का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराना, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना, सारी खुशियाँ देना। ये कहानी मेरी छोटी बहन को ज़रूर सुनाना, जिससे कि मेरी तरह ज़िंदगी में वह कोई गलत फैसला ना ले। पापा जीते जी मैं आपके सामने सर उठाकर कैसे रहती, लेकिन मरने के बाद मैं आपको अपनी हकीकत बता रही हूँ। मेरे प्यारे पापा, मुझे माफ़ कर देना। अब तो आपकी बेटी मर गई है। जीते जी शायद आप मुझसे माफ़ नहीं कर पाए, लेकिन मरने के बाद तो माफ़ कर ही सकते हैं। आपकी प्यारी बेटी सुमन। सुमन की ये दुख भरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। एक बाप अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देता, अपनी बेटी की इज्जत के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, लेकिन बेटी अपने बाप की इज्जत को चंद लम्हों में ही रौंद डालती है। किसी की भी मीठी बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर वह अपने बाप की इज्जत की परवाह नहीं करती। ऐसी बेटियों से बदकिस्मत बेटी और कौन होगी। जो भी बेटियां मेरी ये कहानी सुन रही हैं, इस कहानी से शिक्षा ज़रूर लें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मुझे ये डायरी सुमन के पापा को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर ये डायरी सुमन के पापा पढ़ते हैं तो जीते जी मर जाएंगे। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत ही नाज था, वह कुछ ही पलों में टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।